9 सालों में मोदी चोर है, महाचोर है, मोदी जुमलेबाज है, महाजुमलेबाज है, मोदी झूठा है, महाझूठा है, मोदी फेंकू है, महाफेंकू है, मोदी गप्पू है, महागप्पू है। ये भी तो नारे लगे, ये तो और जोर शोर से लगने लग गए। अब ये नारे देश के अपोजिशन के लोग नहीं लगा रहे हैं, कोई अपोजिशन का लीडर नहीं लगा रहा, राहुल गांधी नहीं लगा रहे हैं, इस देश की जनता लगा रही है। एक अदरंगा फकीर जो अहिंसा का मार्ग लेकर के, सत्य का संदेश लेकर के और अपने मुंह में हेराम लेकर के निकला और उसने इस देश से अंग्रेजों को खदेड़ दिया। और आज जो काली चमड़ी के अंग्रेज हैं, जिन्होंने कभी अंग्रेजों की मुखबरी की, अंग्रेजों की दलाली की, उनसे तनख्वाहें ली, आज हमारे देश के खिलाफ खड़े हैं। जब देश हमारा आजाद हो रहा था, एक तरफ लोग मर रहे थे, गर्दनें कटा रहे थे, छाती छलनी करवा रहे थे, दूसरी तरफ ये जश्न मना रहे थे, ये अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। पहली ऐसी सरकार है ये भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी, जो 750 किसानों के हत्या का कलंक अपने माथे लेकर के चल रही है। इस देश का गौरव, जिसने अनेकों बार इस देश को आभूषण दिलाए और अनेकों आभूषण दिलाने वाली बेटियों को सड़कों पर घसीट कर उन पे लाठियां चलवा कर तमाम बलात्कारियों को बचाने का कीर्तिमान स्थापित करने के लिए उसका श्रेय ये भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी अपने सर लेकर के चल रही है। देश भूला नहीं, एक पत्रकार को रौंद दिया, ये देश भूला नहीं है, ये देश भूला नहीं है। कैसे एक बेटी को रात को 12 बजे मिट्टी का तेल और पेट्रोल डाल करके जला दिया गया, ये देश भूला नहीं है। उन्नाव का वो केस कि किस तरीके से बेटी के खिलाफ ये सरकार खड़ी हुई, किस मजबूती के साथ कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा करके ये सरकार उनके साथ खड़ी है। उस शख्स की उम्मीद बन चुके हैं, तमाम नौजवानों की उम्मीद बन चुके हैं, तमाम किसानों पहलवानों की उम्मीद बन चुके हैं, तमाम महिलाओं की उम्मीद बन चुके हैं। उस शख्स ने कहा कि तुम हमें सदन से डिस्क्वालीफाई कर सकते हो, लेकिन हमें सड़क से कैसे डिस्क्वालीफाई करोगे? तुम सदन म्यूट कर सकते हो, लेकिन सड़क कैसे म्यूट करोगे? देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, तमाम संस्थाओं को बचाने के लिए, पत्रकारिता की मरती हुई आवाज को जिंदा करने के लिए, लोगों की दबती हुई आवाज को वापस उठाने के लिए हम सब एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और 2024 में भाजपा और आरएसएस भारत तोड़ो वाली जो सोच है, उसके ऊपर भारत जोड़ो वाली सोच पूरी तरीके से हावी रहेगी। देश के किसानों के साथ यदि कोई खड़ा है, इस देश के नौजवानों के साथ यदि कोई खड़ा है, इस देश के पहलवानों के साथ यदि कोई खड़ा है, इस देश की संस्थाओं को बचाने के लिए कोई खड़ा है, इस देश में मरती हुई पत्रकारिता को बचाने का, जीर्णोद्धार करने का अगर कोई बात कर रहा है, उसका नाम राहुल गांधी है, जो धार्मिक उन्माद फैला करके इस देश की जनता को बरगरा करके कभी कहेंगे मुसलमान खतरे में है, कभी कहेंगे हिंदू खतरे में, कभी कहेंगे ओबीसी खतरे में है। देश के संसद की मर्यादा को तार तार करने का जिन्होंने काम किया है, देश की संसद और संविधान की मर्यादा को खत्म करने का जिन्होंने काम किया है, उनको हम दंडित करने का भी काम करेंगे। उनको देखिए, 2024 का जो इलेक्शन है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। और 2024 का इलेक्शन ये लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए, इस देश की आवाज़ इस देश में उठती रहे, कानून का पालन कानूनी तरीके से सही होता रहे, लोगों की आवाज़ों को सही तरीके से उठाने में इस देश की तमाम संस्थाएं उनकी मदद करते रहें, उनको दबाने की बजाय तमाम ऐसे पहलू हैं, एक नहीं अनेक, मैं कितने गिनाऊँ आपको। बीते 9 सालों में क्या आप, हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि बीते 9 सालों में जो इस हिंदुस्तान की खूबसूरती होती थी, उस खूबसूरती को ही कुचलने का काम किया गया है। तो उस खूबसूरती को बचाने के लिए हमें 2024 के चुनाव को बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत ही हमको उससे लड़ना होगा। और तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको आगे रख करके हमें 2024 के लोकसभा इलेक्शन की लड़ाई लड़नी होगी। और 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है, उसकी क़यादत आपको धीरे धीरे सुनाई भी देने लगी होगी। एक दिन, मैं समझता हूँ अभी 40 घंटे भी नहीं बीते हैं, पटना में एक महाविपक्ष की बैठक हुई। उस विपक्ष में 1-2 लोग जो अपने निजी स्वार्थ को साधने के लिए वहाँ पहुँचे हुए थे, और उनके निजी स्वार्थ की जो कहानी थी, उनके निजी स्वार्थ का जो रोना था, वो 24 घंटे पहले दिखाई देने लग गया था। चूँकि टिप्पणियाँ इसलिए भी हम लोगों ने नहीं की क्योंकि इस हिंदुस्तान में सबसे पहले हमें हिंदुस्तान की मूल भावना को, हिंदुस्तान की मूल संरचना को, हिंदुस्तान की संस्कृति को बचाना जरूरी है। कौन प्रधानमंत्री बनेगा या फिर कौन किसको कितनी सीटें मिलेगी, कौन कहाँ से लड़ेगा, ये सारी चीज़ें बात की बात हैं। पहले बात यह है कि हिंदुस्तान की सत्ता पर काबिज अंग्रेज की सोच वाले लोगों को इस देश से उखाड़ करके फेंकना बहुत ज़रूरी है। तभी हम इस देश की बुनियादी जो ढांचा है
बुनियादी जो संस्कृति है उसको हम बचा पाएंगे। जब मीटिंग वहाँ पर हो रही थी, उस मीटिंग में तमाम सत्ता पक्ष के लोग गिद्धों की तरह नजर आए थे कि कहीं से तो कोई हमको बोटी मिल जाए जिसे मैं नोच नोच करके खाऊं, और उसी में थोड़ा सा हिस्सा इस देश की गोदी में बैठा करके, गोदी मीडिया बन चुकी, चरण चुंबक एंकरों के पास में भेजूं ताकि वो रात दिन टेबल ठोकना शुरू करें उसके ऊपर। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, उनके हाथ कुछ लगा नहीं। मीटिंग जब समाप्त हुई तो एक मुस्कुराहट के साथ, आपने लालू जी का अंदाज देखा होगा जब वो राहुल जी के लिए तमाम बातें कह रहे थे। यह दिखाता है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में हमारी और आपकी तमाम ऐसी बातें हो सकती हैं, तमाम ऐसे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। और यही बात मोटे मोटे तौर पर वहाँ दिखाई दी। और विपक्षी एकजुटता जो थी उसने एक तरीके से इस बात के साफ संकेत इस हिंदुस्तान को दे दिए कि तमाम लोग एक साथ मिलकर, एक छत के नीचे आकर इस देश की संविधान की मूल संरचना को बचाने के लिए, इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, तमाम संस्थाओं को बचाने के लिए, पत्रकारिता की मरती हुई आवाज़ को जिंदा करने के लिए, लोगों की दबती हुई आवाज़ को वापस उठाने के लिए हम सब एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और 2024 में भाजपा और आरएसएस भारत तोड़ो वाली जो सोच है उसके ऊपर भारत जोड़ो वाली सोच पूरी तरीके से हावी रहेगी। और यह पूरा चुनाव जो है वो कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल सबने इस बात पे अपनी सहमति भी जाहिर कर दी है। रही बात प्रधानमंत्री को लेकर, जो कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि अगर इनकी विपक्षी एकजुटता हो भी गई तो कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा, लगभग नीतीश कुमार समेत, लालू यादव समेत सभी लोगों ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि इस देश में यदि इस देश की जनता की आवाज़ को उठाने का काम बीते 9 सालों में कोई कर रहा है, इस देश के किसानों के साथ यदि कोई खड़ा है, इस देश के नौजवानों के साथ यदि कोई खड़ा है, इस देश के पहलवानों के साथ यदि कोई खड़ा है, इस देश की संस्थाओं को बचाने के लिए कोई खड़ा है, इस देश में मरती हुई पत्रकारिता को बचाने का, जीर्णोद्धार करने का कोई अगर कोई बात कर रहा है, उसका नाम राहुल गांधी है, जिसने इस हिंदुस्तान से नफरत को मिटाने के लिए सागर से हिमालय की ओर 4080 किलोमीटर की एक बहुत लंबी यात्रा की। लाखों लोगों से वो शख्स मिलता है और एक बात जो लाखों लोगों को मिलने के बाद राहुल जी को समझ में आती है, वो ये समझ में आती है कि हिंदुस्तान का कोई भी दल हो, हिंदुस्तान की कोई भी सेना हो, हिंदुस्तान की कोई भी पार्टी हो, वो हिंदुस्तान में प्रेम को, मोहब्बत को स्थापित करने के लिए सदैव खड़ी रही है, आगे भी सदैव खड़ी रही है, खड़ी रहेगी। लेकिन मैं उन दल और उन सेना की बात नहीं कर रहा हूं जो धार्मिक उन्माद फैला करके इस देश की जनता को बरगरा करके कभी कहेंगे मुसलमान खतरे में है, कभी कहेंगे हिंदू खतरे में, कभी कहेंगे ओबीसी खतरे में है, कभी कहेंगे जनरल खतरे में। तो तमाम ये आडंबर बहरूपिये जो हैं, जिन्होंने धर्म का चोला ओढ़ रखा है, ऐसे लोगों को नकार कर हम सब इनको पछाड़ते हुए, इनको अपने पैरों तले रौंदते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और 2024 के लोकसभा इलेक्शन को हम बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे। और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि 2024 के चुनाव में इस देश के संविधान को बचाने में हम पूरी तरीके से सक्सेसफुल होंगे, देश के लोकतंत्र को बचाने में पूरी तरीके से सक्सेसफुल होंगे। और देश के संविधान की, देश के संसद की मर्यादा को तार तार करने का जिन्होंने काम किया है, देश की संसद और संविधान की मर्यादा को खत्म करने का जिन्होंने काम किया है, उनको हम दंडित करने का भी काम करेंगे, उनको सजा देने का भी काम करेंगे। लेकिन 2024 से मोदी के जयकारे लग रहे हैं। देखिए, लगे तो लगने रहे। इस देश में 9 सालों में मोदी चोर है, महाचोर है, मोदी जुमलेबाज है, महाजुमलेबाज है, मोदी झूठा है, महाझूठा है, मोदी फेंकू है, महाफेंकू है, मोदी गप्पू है, महागप्पू है। ये भी तो नारे लगे, ये तो और जोर शोर से लगने लग गए। अब ये नारे देश के अपोजिशन के लोग नहीं लगा रहे हैं, कोई अपोजिशन का लीडर नहीं लगा रहा, राहुल गांधी नहीं लगा रहे हैं, इस देश की जनता लगा रही है। क्योंकि इस देश की जनता जितनी आसानी से 400 रुपए का गैस का सिलेंडर भरवा लेती थी, आज उसे 1500 रुपए दे करके भी गैस का सिलेंडर नहीं मिलता है। जो लोग अपने स्कूटर को जब स्टार्ट करते थे तो बड़े प्रसन्न मन के साथ 40 रुपए 50 रुपए में डीजल और पेट्रोल डलवा करके जाते थे, आज वो एक तरफ मोटरसाइकिल की किक लगाते हैं, दूसरी तरफ उनके प्राण जलते हैं, उनकी आत्मा निकलती कैसे मैं भरवाऊं 100-150 रुपए का तेल। जो हमारे घर की गृहिणियां होती थीं, 100 रुपए में, 110 रुपए में, 90 रुपए लीटर में सरसों का तेल मिलता था, आज वो 250 रुपए 300 रुपए पार हो गया। सब्जी इतनी महंगी हो गई। तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के इस देश की जनता ने हकीकत में महाजुमलेबाज, महाझूठा, महागप्पू
महापप्पू, ये सारे नाम नरेंद्र मोदी जी को सौगात में दिए हैं। और ये देश भूला नहीं है। इस देश की नहीं बल्कि दुनिया की पहली ऐसी सरकार है ये भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी, जो 750 किसानों के हत्या का कलंक अपने माथे लेकर के चल रही है। इस देश का गौरव, जिसने अनेकों बार इस देश को आभूषण दिलाए और अनेकों आभूषण दिलाने वाली बेटियों को सड़कों पर घसीट घसीट कर, उन पर लाठियां चलवा कर सरकार ने किया, तमाम बलात्कारियों को बचाने का कीर्तिमान स्थापित करने के लिए उसका श्रेय ये भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी अपने सर लेकर के चल रही है। देश भूला नहीं है। ये देश भूला नहीं है जब मंदसौर में किसानों की पीठ पर गोली चलाई गई। यह देश भूला नहीं है जब इस देश के किसानों को इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया, एक पत्रकार को रौंद दिया। यह देश भूला नहीं है। यह देश भूला नहीं है कैसे एक बेटी को रात को 12 बजे मिट्टी का तेल और पेट्रोल डाल करके जला दिया गया। यह देश भूला नहीं है उन्नाव का वो केस कि किस तरीके से बेटी के खिलाफ ये सरकार खड़ी हुई, किस मजबूती के साथ कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा करके ये सरकार उनके साथ खड़ी हुई। ये देश इस बात को भूला नहीं है कि कठुआ में हमारी बेटी के साथ क्या हुआ, बहन के साथ क्या हुआ और सरकार ने क्या किया। यह देश भूला नहीं है चिन्मयानंद का वो केस जिसमें बेटी के साथ दुर्व्यवहार करता है चिन्मयानंद। कुछ दिन बाद चिन्मयानंद को लखनऊ में बुला करके सम्मानित किया जाता है और उस बेटी को जेल भेजा जाता है। यह भूला नहीं है तमाम ऐसे वो केस जहां भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निर्णय लेने की जरूरत थी, सख्ताई बरतने की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने सख्ताई भारतीय जनता पार्टी के सांसदों पर, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर, पुलिस प्रशासन के ऊपर न बरतते हुए इस देश की जनता के ऊपर शोषण करने का काम किया, अत्याचार करने का काम किया। और इसीलिए इस देश में कोई एक आवाज जो 140 करोड़ लोगों की आवाज बनकर के इस देश के सदन में गूंज रही थी, राहुल गांधी इस देश की जनता की आवाज उठा रहे थे, आपको वो आवाज इतनी खटक रही थी आपके कानों में कि आपने आनंद फानन में उनकी सदस्यता को रद्द करने का काम किया, पूरी सदन को म्यूट करने का काम किया। लेकिन बावजूद उसके हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जो इस समय जननायक बन चुके हैं, हर उस शख्स की उम्मीद बन चुके हैं, तमाम नौजवानों की उम्मीद बन चुके हैं, तमाम किसानों पहलवानों की उम्मीद बन चुके हैं, तमाम महिलाओं की उम्मीद बन चुके हैं। उस शख्स ने कहा कि तुम हमें सदन से डिस्क्वालीफाई कर सकते हो, लेकिन हमें सड़क से कैसे डिस्क्वालीफाई करोगे? तुम सदन म्यूट कर सकते हो, लेकिन सड़क कैसे म्यूट करोगे? राहुल गांधी, सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी को सदन में भेजने वाला कौन है? इस देश की जनता है। राहुल गांधी को राजनीति में इस देश की जनता का पक्ष रखने के लिए किसने चुना? देश की जनता ने चुना। और जब देश की जनता ने राहुल गांधी को राहुल गांधी बना करके खड़ा किया, तो राहुल गांधी अपनी आखिरी श्वास तक, जब तक उसके तन में श्वास रहेगी, तब तक वो इस देश की जनता की आवाज मजबूती के साथ उठाता आएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे महात्मा गांधी ने उठाई, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाई, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उठाई, जैसे इंदिरा गांधी जी ने उठाई, जैसे राजीव गांधी जी ने उठाई, तमाम वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपनी गर्दनें कटवा ली, जिन्होंने अपनी छातियां छलनी करवा ली, फांसी के तख्त पर झूल गए, लेकिन कभी भी उन्होंने दलाली की मानसिकता के साथ समझौता नहीं किया, कभी इस देश के खिलाफ नहीं खड़े हुए। इस देश के लिए एक एक बूंद बहा दी, देह का कतरा कतरा बहा दिया, लेकिन इस देश को कभी भी अंग्रेजों के उसमें चुंगल में फंसने नहीं दिया। और आखिरकार दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, वारे साबरमती के संत तूने कर दी चढ़ाई। एक अदनंगा फकीर जो अहिंसा का मार्ग लेकर के, सत्य का संदेश लेकर के और अपने मुंह में हेराम लेकर के निकला और उसने इस देश से अंग्रेजों को खदेड़ दिया। और आज जो काली चमड़ी के अंग्रेज हैं, जिन्होंने कभी अंग्रेजों की मुखबरी की, अंग्रेजों की दलाली की, उनसे तनख्वाहें ली, आज हमारे देश के खिलाफ खड़े हैं। जब देश हमारा आजाद हो रहा था, एक तरफ लोग मर रहे थे, गर्दनें कटा रहे थे, छाती छलनी करवा रहे थे, दूसरी तरफ ये जश्न मना रहे थे, ये अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, ये अंग्रेजों से तनख्वाहें ले रहे थे, ये तिरंगे के खिलाफ खड़े थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ खड़े थे। तो तमाम ऐसे वो लोग हैं जिनको हमें इस देश की सत्ता से ही नहीं बल्कि इस देश की सीमा से भी बेदखल करना है। इसलिए 2024 का चुनाव एक महीने में नहीं, इस देश को बचाने के मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। और 2024 का चुनाव हम बहुत मजबूती के साथ सिर्फ लड़ने ही नहीं जा रहे हैं, काली चमड़ी वाले अंग्रेजों को पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ अहिंसा के मार्ग को आगे लेकर, सत्य के मार्ग को आगे लेकर, तमाम देवी देवताओं के आशीर्वाद फलस्वरूप
तमाम धर्म, जो सर्वधर्म संभाव की जो नींव हमारे हिंदुस्तान की है, तमाम उस ढांचे को एक साथ मजबूत करके उन लोगों को इस देश से हम खदेड़ने के लिए जा रहे हैं। न कहीं आप दूर, न कहीं मैं दूर। आज आपका कैमरा और माइक जिस तरीके से हमको कैद कर रही है अपने कैमरे में, उस दिन भी इस बात को कैद करेगी और तब आप मुझसे कहोगे गोपाल जी आपने तो भविष्यवाणी की थी, ये तो सच साबित हो